नमस्कार मित्रों, मैं विज्ञान शिक्षक आर.एच. चौहान मॉनिटर एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और हम ये देख रहे हैं कि कोशिका विज्ञान का अपना टॉपिक चल रहा है जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम ऑफ यू से, और हम इसको प्रत्येक टॉपिक वाइज क्लियर करते जा रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको साथ साथ भी बताता हुआ जा रहा हूँ। आपने शायद जो पूर्व के पेपर देखे होंगे, जो मेरे क्वेश्चन बताए हुए हैं वो लगभग उन्हीं में से सेट हो रहे हैं। दूसरा, अपन आज अपना लास्ट टॉपिक जो पिछली क्लास में था वो केंद्रक चल रहा था, उसके बाद में अपना लास्ट टॉपिक रहेगा कोशिका विभाजन, जहाँ से कई बार एक क्वेश्चन अक्सरली पूछा जाता है। इतना डेप्थ में नहीं जाते, फिर भी मैं आपको कोशिका विभाजन के बारे में कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे पढ़ेगा, उन्हीं टॉपिक को टच करूँगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिले। अपन चलते हैं अपने टॉपिक केंद्रक। अपन देखते हैं कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड पादप की जड़ों में की थी, और नाम क्या दिया? एरियोला। यहाँ से क्वेश्चन उठता है, नाम एरियोला दिया है। नाम पूछता है कि केंद्रक की खोज की थी तो उससे समय उसे नाम दिया गया था एरियोला, कैरियोला, कैरियोप्सम, जैसे भी जितने अलग अलग बना कर देगा तो हमें उस समय ध्यान रखना है एरियोला नाम दिया था, ठीक है, जिसे बाद में केंद्रक या नाभिक कहा। नेक्स्ट, लाल रुधिर कणिकाओं व एंजियोस्पर्म, लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी व एंजियोस्पर्म पादप की चालनी नलिकाओं। हम सिर्फ दो बात रखेंगे यहाँ पर याद, लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी व चालनी नलिका की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। लाल रुधिर कणिकाओं व चालनी नलिकाओं, लाल रुधिर कणिकाओं व चालनी नलिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन हम ये मानेंगे कि जो स्तनधारी की आरबीसी है, स्तनधारी की आरबीसी है, उसकी बात चल रही है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर अपवाद है कि स्तनधारी अपवाद ऊंट व लांबा, अपवाद ऊंट व लांबा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, यह अपवाद है। बाकी जो स्तनधारी है उनकी लाल रुधिर कणिकाओं में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक एब्सेंट होता है, लेकिन इनमें पाया जाएगा। नेक्स्ट अपन चलेंगे पैरामीशियम एवं उपास्थि। पैरामीशियम उसके खुद के अंदर, आरबीसी उसके खुद के अंदर, पैरामीशियम में, उपास्थि कोशिकाओं में। उपास्थि कोशिका पर कहाँ पढ़ेंगे? जब अपन पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, अपना सिस्टम पढ़ाएंगे एक कंकाल तंत्र, वहां अपन उपास्थि व अस्थि उन दोनों को पढ़ेंगे। जब अपन कंकाल तंत्र पढ़ाएंगे तो उपास्थि अस्थि वहां पढ़ेंगे। इनमें कितने केंद्रक पाए जाते हैं? दो केंद्रक पाए जाते हैं। इनमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। फाइकोमाइसिटस जो कवक हैं, जिसका नाम म्यूकरी बोलते हैं, वाउचरिया सवाल है कि रेखित पेशी कोशिकाओं में दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। यहाँ पर बात आएगी, ये तो नाम लिख कर दे कवक या म्यूकर। वाउचरिया सवाल कि रेखित पेशी नाम नहीं दे तब भी वो नाम सीधा देगा आपकी कि कवको या म्यूकर, कवक या म्यूकर, तथा वाउचरिया सवाल की कोशिकाओं में कितने केंद्र पाए जाते हैं? दो से अधिक, अनेक केंद्र पाए जाते हैं, ठीक है, दो से अधिक। दो किस्म पाए जाते हैं पैरामीशियम और उपास्थि सेल्स के अंदर, ठीक है। दो से अधिक कहाँ पाए जाते हैं? कवक, म्यूकर और वाउचरिया सवाल की रेखित कोशिकाओं में दो से अधिक केंद्रक पाए जाएंगे, 3, 4, 5 जितने भी केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। केंद्रक झिल्ली के मध्य वृत्ताकार या अष्टकोणीय। मैंने आपको केंद्र की संरचना समझाई थी, तब बताया था कि केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। उन दोहरी झिल्लियों के मध्य में पोर्स, छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों का आकार कैसा होता है? अष्टकोणीय आकार, अष्टकोणीय होता है। वो केंद्रक छिद्र कैसे होते हैं? अष्टकोणीय आकार के होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, एक क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है
कि उनका आकार कैसा होता है, अष्टकोणीय। अष्टकोणीय। अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि इसके पश्चात अपन सेल डिवीजन पर आ जाते हैं, कोशिका विभाजन पर आ जाते हैं। और इससे पहले हम इसके अंदर जो मैंने आपको ये डायग्राम बताया था, इस डायग्राम के अंदर मैंने ये बताई थी आपको केंद्रिका। इसको मैंने आपको बताया था केंद्रिका। तो इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, केंद्रिका के बारे में थोड़ा सा। ये केंद्रिका है जो केंद्रक में पाई जाती है। ये केंद्रिका की संख्या 1 या 2 से अधिक हो सकती है। तो हम उसके बारे में अब केंद्रिका के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, केंद्रक में केंद्रिका होती है जिसकी खोज फोंटाना और नाम बोमन ने दिया। खोज किसी दूसरे ने करी है और नाम बोमन ने। नाम किसने दिया? बोमन ने। और खोज किसने करी है? फोंटाना ने। इसकी खोज फोंटाना ने करी है और नाम इसका कहाँ नाम है? बोमन ने। ठीक है, बोमन ने इसको क्या कहा है? केंद्रिका कहा है। न्यूक्लियोलस केंद्रिका। केंद्रिका राइबोसोम की उप इकाइयों के निर्माण में सहायक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन उठेगा आपका कि केंद्रिका का कार्य क्या है। केंद्रिका का कार्य, केंद्रिका का कार्य राइबोसोम की उप इकाई मैंने आपको बताया था। ये मान लीजिए 30S 50S, ये 17S राइबोसोम है। ठीक है, इसकी उप इकाइयों का निर्माण कौन करेगी? केंद्रिका करेगी। उप इकाई निर्माण कौन करेगी? केंद्रिका करेगी। केंद्रक में एक समांगी, अर्ध तरल व पारदर्शी तथा कोलाइडी द्रव। केंद्रक में द्रव भरता कैसा होता है? कोलाइडी होता है, आधा तरल होता है, समांगी होता है, पारदर्शी होता है, द्रव भरा होता है, जिसे कैरियोलिम्फ कहते हैं। जिसे कैरियोलिम्फ कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर 2 बातें आई है। यहाँ पर 2 बातें आई है। उन 2 बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है। कैरियोला और कैरियोलिम्फ, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैरियोला और कैरियोलिम्फ। कैरियोला नाम दिया था, सॉरी एरियोला, क्या नाम दिया था? एरियोला। क्या नाम दिया था? एरियोला। केंद्रक का नाम दिया था। ठीक है, और कैरियोलिम्फ का क्या कहा है? जो केंद्रक में द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं? ये तो केंद्रक का नाम था और ये केंद्रक द्रव का नाम है। केंद्रक द्रव का नाम है। ध्यान देना, एरियोला केंद्रक का नाम है और कैरियोलिम्फ केंद्रक द्रव का नाम है। अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कैसा होता है ये? समांगी, अर्धतरल, पारदर्शी और कोलाइडी द्रव है। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। केंद्रक द्रव में धागे के समान संरचना पाई जाती है। मैंने आपको बताया था, जो क्रोमेटिन जाल के रूप में होती है और आगे वो गुणसूत्र का निर्माण करती है। केंद्रक द्रव में, कैरियोलिम्फ में बात करना चाहूँ, क्या कहते हैं उसको? कैरियोलिम्फ में धागे समान संरचना पाई जाती है, जिसे फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन पदार्थ दिया और आगे इनकी सहायता से ही गुणसूत्र का निर्माण होता है। गुणसूत्र का निर्माण इन्हीं से होता है, किनसे? क्रोमेटिन पदार्थ से ही होता है। ठीक है, तो अपने ये हम जो पढ़ रहे थे केंद्रक, ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग था। ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग था। तो इस दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग के पश्चात हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्यों होता है? कोशिका विभाजन क्यों होती है? जब कोशिका का खुद का अनुपात, उसका आकार इतना बढ़ जाता है कि वो उसमें संतुलन नहीं रहता है, तो उसके पश्चात वो कोशिका 1 से 2 भागों में बढ़ जाती है। इसका कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन सन 1805 में सबसे पहले विर्चोव ने देखा था कोशिका विभाजन को। किसने देखा था? विर्चोव ने देखा था कोशिका विभाजन को। अब
ये विरचोव का कहीं और भी नाम आया होगा कोशिका सिद्धांत में। कोशिका सिद्धांत में अपने विरचोव को पढ़ा था, उसका वहां पर नाम आया था, कहाँ नाम आया था? कोशिका सिद्धांत में विरचोव का नाम आया था। यह जैविक प्रक्रिया है, सेल डिवीजन, जैविक, क्योंकि सेल में हो रही है, सेल जीवित है, लिविंग पार्ट है बॉडी का, तो ये जैविक प्रक्रिया है। इसके फलस्वरूप एकमात्र कोशिका से संतति कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन जाती है। जिस कोशिका से दूसरी कोशिका बनी है उसको कहेंगे संतति कोशिका, और जिस कोशिका विभाजन होने के बाद बनी है उसको कहेंगे पूर्व कोशिका को मातृ कोशिका, मदर सेल। ठीक है, मदर सेल। तो एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है। कैसा प्रक्रम है ये? जैविक प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? जैविक प्रक्रम है। तो 1805 में किसने देखा इसको सर्वप्रथम? विरचोव ने। विरचोव का संबंध किससे था? कोशिका सिद्धांत से था। कोशिका सिद्धांत से था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि इसका कथन कौन सा है, इसने कथन भी दिया था। ठीक है, उसके पश्चात ये कोशिका सिद्धांत में भी था, ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अंदर भी था। इसने क्या कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व उपस्थित या पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। इसने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली है। दूसरी बात, सर्वप्रथम सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को इसने देखा था सेल के अंदर। कैसी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है। और इसमें एक कोशिका से दो कोशिका निर्माण होता है। जो कोशिका बनती है उसे अपन बोलते हैं संतति कोशिका। क्या बोलते हैं? संतति कोशिका। इससे पहले अपन सेल चक्र देखते हैं, कोशिका चक्र देखते हैं। सभी जीवों के अंदर कोशिका चक्र पाया जाता है। सभी जीवों के अंदर कोशिका चक्र पाया जाता है। देखिए कोशिका चक्र, सभी कायिक कोशिकाओं व दैहिक कोशिकाओं में कोशिका चक्र पाया जाता है। कोशिका चक्र को अपन लिखना चाहेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल इक्वलेंट टू इंटरफेज प्लस एम फेज, एम प्रावस्था, एम फेज, इन दोनों को मिला के पूरा कोशिका चक्र आएगा। पूरा कोशिका चक्र आएगा। इंटरफेज के अंदर जो अपनी आती है, जो आगे आएगी अभी बताऊंगा आपको मैं, G1 S G2, इसके अंदर दोनों आ जाएगा, केंद्रीय विभाजन और कोशिका द्रव का विभाजन। केंद्रीय विभाजन के अंदर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। और कोशिका विभाजन के अंदर अपना विदलन के द्वारा और कोशिका पट्टिका के द्वारा कोशिका द्रव का विभाजन, उसमें दो आ जाएगा। अपने अभी सारणी से इसको देख लेंगे। बाकी अपना यहाँ तक केवल आपसे ये पूछ सकता है बस इतना ही कि कोशिका चक्र है इंटरफेज प्लस एमफेज, इंटरफेज केवल एमफेज, इंटरफेज प्लस एस अवस्था। इसमें से आप क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अब इसके अपन ये मैंने लिखा है आपको G1 S G2, ठीक है। और ये अपने आगे आ रही है जीवन प्रावस्था। इसमें आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। केवल आपको एक चीज याद रखनी है कि जीवन प्रावस्था में क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का निर्माण होता है। और इनकी अपन अवस्था लेंगे अपन डीएनए रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन, प्रतिकृति, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि एक डीएनए से दूसरी कॉपी का बन जाना। एक डीएनए से दूसरी कॉपी डीएनए की बन जाना क्या कहलाएगा? डीएनए रेप्लिकेशन। किसकी प्रतिकृति हो जाती है? तो जब डीएनए की प्रतिकृति होती है, एक से दो बनते हैं, तब आरएनए और प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था की बात है? ये जीवन प्रावस्था की बात है। पूरी इंटरफेज जो प्रावस्था है ये कोशिका विभाजन से पहले की अवस्था है। ये इंटरफेज अवस्था के अंदर कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है। जो भी अपने कंटेंट उसको चाहिए विभाजन के लिए, जिनकी आवश्यकता होती है, उनका निर्माण कर लेती है और अपने आप को तैयारी की, यानी ये तैयारी की प्रावस्था है। विभाजन से पूर्व की, विभाजन की तैयारी की अवस्था है इंटरफेज। ठीक है, अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आइए, शरीर की सामान्य कोशिका G0 अवस्था में होती है। देखिए G0 अवस्था, जब कोशिका G0 अवस्था में होती है तो उसमें कोई विभाजन नहीं होगा। जब कोशिका G0 अवस्था में होती है उसमें कोई विभाजन नहीं होगा, सुप्त अवस्था में रहेगी। जैसे ही ये कोशिका G0 अवस्था से G1 फेज में पहुंचती है, G1 अवस्था में प्रावस्था में पहुंचती है, तो सेल डिवीजन हो जाएगा। शरीर की सामान्य कोशिका जो जिसके अंदर कोई विभाजन नहीं होता, किस अवस्था में होती है? G0 अवस्था में पाई जाती है।
जीवन प्रावस्था का ही एक भाग है ये क्लियर है, क्योंकि G0 अवस्था किस में पहुंच जाती है, किस में कन्वर्ट होती है, G1 में। G0 अवस्था किस में हो जाएगी, G1 में। तो यहां तो विभाजन नहीं होगा, कोशिका विभाजन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये जीवन अवस्था में पहुंचती है, जीवन प्रावस्था में पहुंचती है, तो विभाजन हो जाएगा, कोशिका विभाजन के लिए तैयार है, विभाजन हो जाएगा। जब नई कोशिका का निर्माण होता है तो यह कोशिका जीवन प्रावस्था में आ जाती है। जैसे सेल डिवीजन होगा, एक से दूसरी नई कोशिका बनेगी, तो G0 अवस्था वाली कोशिका जीवन प्रावस्था में पहुंच जाएगी और सेल डिवीजन हो जाएगा, एक से दूसरी नई कोशिका का निर्माण हो जाएगा। जीवन प्रावस्था में आने पर कोशिका विभाजन होना निश्चित हो जाता है, वैसे पहुंचते ही कोशिका में सेल डिवीजन हो जाएगा। तो G0 अवस्था किसी का एक भाग है, जीवन अवस्था का एक भाग है। जैसे G0 अवस्था जीवन अवस्था में पहुंच जाएगी, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन निश्चित है, होगा श्योरली। नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, केवल क्वेश्चन कहां से पूछता है कि S प्रावस्था है, संश्लेषण की अवस्था है, S फॉर सिंथेसिस। अपन याद करना चाहें तो S फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण करना या निर्माण, निर्माण या संश्लेषण। तो S प्रावस्था क्या है, निर्माणकारी प्रावस्था है, संश्लेषण की अवस्था है, निर्माण करती है। और ये ध्यान दीजिए, यह प्रावस्था सबसे लंबी प्रावस्था है। जीवन की, जीवन, S और G2, इन तीनों में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है, S प्रावस्था है। सिंथेसिस संश्लेषी प्रावस्था है, इसमें DNA की डायरेक्ट प्रतिकृति होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना इस बात का ध्यान दीजिए, यहां पर इस बात का ध्यान दीजिए, जीवन अवस्था के अंदर RNA प्लस प्रोटीन बनेगी, RNA प्लस प्रोटीन निर्माण होगा, लेकिन S1 के अंदर DNA का निर्माण होगा, ठीक है। लेकिन जीवन अवस्था के अंदर एक अवस्था इसमें शामिल थी, G0, सामान्य अवस्था कोशिका सामान्य रूप में होती है, विभाजन नहीं होता, तो किस अवस्था में पाई जाती है, G0 के अंदर। लेकिन जैसे ही जीवन अवस्था में ये RNA और प्रोटीन बनती है, क्यों बनती है, कि इसके बाद में DNA का निर्माण हो जाए। और S प्रावस्था में डायरेक्ट DNA की प्रतिकृति होती है, डायरेक्ट DL रेप्लिकेशन होता है और DNA की मात्रा बढ़ने लगती है, और यह सबसे लंबी प्रावस्था है, सबसे लंबी प्रावस्था है। ध्यान दीजिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा है। S प्रावस्था में क्या होता है, DNA का निर्माण होता है। S प्रावस्था में क्या होता है, DNA का निर्माण होता है। S प्रावस्था में DNA का निर्माण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी प्रावस्था है। अपनी लास्ट आती है ये सेल साइकिल कोशिका चक्र की तीसरी प्रावस्था है, G2 प्रावस्था। इसमें RNA और प्रोटीन का निर्माण होता है। इस प्रावस्था में दो सूत्री गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है। सेम जीवन ही है, सेम जीवन ही है, G1 G2 में कोई अंतर नहीं है। अंतर यह है कि इसके अंदर गुणसूत्रों का निर्माण होता है, गुणसूत्रों का बनना इसी में होता है। दो सूत्री गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है, इसमें नहीं होता। इसमें केवल RNA प्लस प्रोटीन बनती है, इसमें RNA प्लस प्रोटीन प्लस गुणसूत्रों, दो गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। ये प्रावस्था के अंदर अंतर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, असूत्री एमाइटोसिस। कोशिका विभाजन तीन प्रकार का है, असूत्री एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो इसमें से क्वेश्चन कहां से पूछेगा आपको, यहां से एक क्वेश्चन पड़ेगा आपको, ठीक है। जिसकी बात कर रहा हूं मैं, जो छोटे एग्जाम है, रेलवे, SSC, CDS और अपने ये पटवार, इसके अंदर, ठीक है। रीट में तो इसमें गहराई में जाएगा, क्योंकि वो साइंस के स्टूडेंट होते हैं सारे, रीट साइंस वाले, इसमें गहराई के अंदर जाएगा। लेकिन यहां इसमें यह पड़ेगा कि असूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, इन महत्व में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और पीछे क्वेश्चन आया था सेल साइकिल में, उन्होंने बता ही दिया था। सबसे बड़ी प्रावस्था कौन सी है, S प्रावस्था है।
डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? एस प्रावस्था में होता है। जीवन G0 प्रावस्था किसका भाग है? जीवन प्रावस्था का भाग है। G0 प्रावस्था के अंदर सामान्य कोशिका कोई विभाजन नहीं करती है, लेकिन जैसे ही G0 जीवन में पहुंचती है वो विभाजन हो जाएगा। G2 प्रावस्था जीवन के समान ही है, लेकिन इन दोनों के अंदर जीवन और G2 के अंदर आरएनए और प्रोटीन दोनों का निर्माण होता है, लेकिन G2 के अंदर सूत्री गुणसूत्रों का निर्माण भी हो जाता है। ठीक है, यही अंतर है दोनों के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं, असूत्री कोशिका विभाजन, ए माइटोसिस। इसकी खोज करी रेमाक ने। ठीक है, ये रेमार्क पुरकिंजे वो वाला विरचो वाला नहीं है, कोशिका वाला, ये अलग है वैज्ञानिक। खोज किसने करी? कौन से? असूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने करी? रेमाक ने। यह सबसे सरल प्रकार का कोशिका विभाजन है और सरल जीवों में पाया जाता है। सबसे सरल जीव होते हैं, ठीक है, उन्हीं में पाया जाएगा, और सबसे सरल प्रकार का कोशिका विभाजन है कि एक कोश की जीव की दो बीच में से टुकड़े हो जाए, प्रत्येक कोशिका एक नए जीव के रूप में अपना जीवन यापन करने लगेगी, तो वो है असूत्री कोशिका विभाजन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, यह सबसे सरल प्रकार का कोशिका विभाजन है। इस विभाजन में पहले कोशिका लंबी होकर डंबल के आकार की हो जाती है तथा फिर दो भागों में बढ़ जाती है। यह विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका, अविकसित सेल, इसमें क्या नहीं पाया जाएगा? इसमें नहीं तो केंद्रक पाया जाएगा और नहीं कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, जिसे अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। केंद्रक कोशिका झिल्ली भी नहीं पाई जाएगी और नहीं केंद्रक पाया जाएगा, उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये असूत्री कोशिका किसमें पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। अपन दरअसल इसको देखना चाहें तो ऐसे अपन देख सकते हैं कि मान लीजिए ये कोशिका है, ये कोशिका है, हम इसको डंबल की शेप के आकार का देखना चाहेंगे। मान लीजिए ये सेल है, इसके अंदर ये केंद्रक है और ये केंद्रिका है। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर ये उसकी जो झिल्ली है इसमें खांच बन जाएगी, तो खांच के आधार पर ये अपने ऐसे हो जाएगी, डंबल के शेप के आकार की हो जाएगी ऐसे। ठीक है, और ये जो केंद्रक है ये भी डंबल के शेप के आकार का हो जाएगा। ठीक है, और ये डंबल के शेप के आकार का हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? ये देखिए, ठीक है, इसमें खांच बढ़ती हुई जाएगी और तीसरे स्टेप के अंदर ये खांच दो भागों में बढ़ जाएगी और ये केंद्रक भी यहाँ से दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, इसमें केंद्रिका, उसके बाद में दो सेल आराम से, ये दो सेल अलग अलग बन जाती है। ये है कौन सा? असूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन, असूत्री कोशिका विभाजन। ये सामान्य जीवों में, अविकसित जीवों में जो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर पाया जाता है, जो अविकसित होते हैं, और एक सामान्य प्रकार का विभाजन है। अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या क्या और इसमें होता है। ये अपना सामने डायग्राम है जो मैंने अभी आपको बना के बताया है, चाहे आप कैसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता है कि इसमें केंद्रक और केंद्रिका, ठीक है, जैसे ही इसके अंदर खांच बढ़ेगी, ये बढ़ती हुई चली जाएगी, और ये जो खांच है, जो मैंने ये तो सही नहीं बनाया है, कंप्यूटर में थोड़ा सा वो हो गया है, इससे ही दो प्रकार की बन जाएगी। ये वाला ऐसे बन जाएगा केंद्रक भी, और ये बीच में से इसके साथ साथ खांच है, ये क्लियर हो जाएगी। ये वाला स्टेप ऐसा आएगा,
ऐसा आएगा ये वाला स्टेप। और यहाँ केंद्रक, ये केंद्रिका, यहाँ केंद्रक, यहाँ केंद्रिका, और ये दो पुत्री कोशिकाएं, दो पुत्री कोशिकाएं बन जाएगी, दो पुत्री कोशिकाएं बन जाएगी यहाँ से, ये दो पुत्री सेल है, दो पुत्री कोशिका बन जाएगी। और ये कौन सी कहलाएगी? मदर सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मदर सेल कहलाएगी। और 102 बन जाएगी। और ये जो किस में पाया जाता है? ये जीवाणु में पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीवाणु भी कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। कुछ शैवाल हैं वो भी प्रोकैरियोटिक हैं, और कुछ प्रोटोजोआ हैं जो निम्न जीव हैं, उन्हीं में पाया जाएगा। ये कोशिका विभाजन निम्न जीवों के अंदर ही पाया जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे, नेक्स्ट अपन चलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोसिस। समसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोसिस सर्वप्रथम जंतु कोशिका में वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा था 1879 में। 1879 के अंदर किसने देखा? वाल्थर फ्लेमिंग ने। किसमें देखा? जंतु कोशिका में देखा। यह सर्वाधिक होने वाला कोशिका विभाजन है। बहुत कम समय के अंदर एक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। बहुत कम समय के अंदर, बहुत जल्दी होता है, बहुत कम समय के अंदर एक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। तो कौन सा विभाजन है? समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री, समान सूत्र यानी गुणसूत्रों की संख्या जनन मात्र कोशिका और पुत्री कोशिका में दोनों के अंदर बराबर रहेगी, इसलिए सेम है, समसूत्री है। नेक्स्ट, प्रत्येक समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो समान पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। वो तो सभी में हो रहा है, वो तो असूत्री के अंदर भी हो रहा है, ठीक है। अंतर दोनों में ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा उससे थोड़ा डेवलप है, असूत्री से थोड़ा डेवलप है, ठीक है। वो निम्न जीवों में पाया जाएगा, ये मध्यम जीवों में पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रत्येक से बनेगी दो कोशिका, इससे भी दो कोशिका बनेगी, उससे भी दो कोशिका बनेगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनमें संख्या है मात्र कोशिका और पुत्री कोशिका में दोनों में बराबर पाई जाएगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। ये जो एक कोशिका है, मान लीजिए मानव सेल है, इस मानव सेल के अंदर 46 गुणसूत्र हैं। कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र हैं। 46 गुणसूत्र हैं। तो जब इसमें विभाजन होगा, जब इससे दो कोशिका बनेगी, तो 46 गुणसूत्र को हम लिखते हैं 2n, 2n बराबर 46। 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े, या 23 जोड़े। तो जैसे इसमें विभाजन होगा और दो सेल बनेगी, तो प्रत्येक के अंदर 46 गुणसूत्र ही होंगे। इसके अंदर भी 46, इसके अंदर भी 46, तो इसके अंदर भी 2n बराबर 46, इसके अंदर भी 2n बराबर 46, दोनों के अंदर, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी। फिर प्रश्न आएगा, सर ये होता क्यों है? जीव अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपना विकास करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। माइटोसिस नाम दिया, माइटोसिस समसूत्री कोशिका विभाजन नाम दिया वाल्थर फ्लेमिंग ने 3 साल के पश्चात में, 3 साल के पश्चात में, 3 साल के पश्चात में। हुआ कैसे ये देखिए, वाल्थर फ्लेमिंग ने, वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में इसे जंतु कोशिका में देखा था, ठीक है। और वाल्थर फ्लेमिंग ने 3 साल पश्चात 1882 में इसे माइटोसिस, माइटोसिस नाम दिया है, न कि समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन नाम नहीं दिया है, इंग्लिश में दिया है माइटोसिस नाम। किसने? वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 में। ये ध्यान देना इस बात का, ठीक है भाई। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। हम थोड़ा सा इस 60 में मैं आपको यही समझाऊंगा सारा कंप्लीटली कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और यही अर्धसूत्री है। अब यहां समझ गए ना, यही अर्धसूत्री है। उसमें अंतर क्या हो जाएगा? जो अपनी ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर दूसरे विभाजन में उसके अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन में जैसे PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है। उसी प्रकार उसके अंदर
अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में दो पार्ट होंगे, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन सेकंड। तो फर्स्ट के अंदर आएगी ये प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। तो यहीं तक क्वेश्चन आपका लगभग क्लियर हो जाता है सभी एग्जामों में। तो समसूत्री कोशिका विभाजन माइटोसिस की बात करना चाहूंगा। इसके जो मूल अवस्थाएं हैं मैं बताया था अभी आपको, इंटरफेज। इंटरफेज कौन सी अवस्था है? जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, तो जब जैविक पदार्थों का निर्माण होता है वो किस अवस्था में होता है? इंटरफेज अवस्था में होता है। जीवन प्रावस्था, मैंने आपको बताया जीवन प्रावस्था, G0 प्रावस्था जीवन प्रावस्था का एक भाग है। G0 प्रावस्था जब कोशिका सामान्य अवस्था में होती है तब होती है, उसमें कोई विभाजन नहीं होगा। जैसे ही G0 प्रावस्था जीवन में पहुंचती है तो कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है और कोशिका विभाजन हो जाता है। और जीवन प्रावस्था के अंदर मैंने बताया था RNA और प्रोटीन का निर्माण होता है, RNA और प्रोटीन का निर्माण होता है, जबकि S प्रावस्था के अंदर डायरेक्ट DNA का निर्माण होता है। और इसके बाद इसमें RNA और प्रोटीन से फिर बाद में DNA बनता है, DNA प्रतिकृति होती है। इसके अंदर S में डायरेक्ट DNA बनता है, ठीक है। यह सबसे लंबी प्रावस्था है, यह सबसे लंबी प्रावस्था है। और G2 प्रावस्था में क्या होता है? G2 प्रावस्था के अंदर RNA प्लस प्रोटीन और सूत्री गुणसूत्रों का निर्माण होता है, सूत्री गुणसूत्रों का निर्माण होता है। अब इसके अंदर जो ये वाला अपना केंद्र विभाजन आएगा इंटरफेज से, ये वाला यहां पर आएगा अलग से केंद्र विभाजन और विभाजन प्रावस्था। तो केंद्र विभाजन में आएगी प्रोफेज PMAT, ऐसे याद रखना है। पहले PMT पढ़ते थे अपन, PMT, आज क्या पढ़ते हैं? PMAT, क्योंकि एग्जाम में उल्टा सुल्टा चल रहा जो भी चल रहा है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। उसके बाद में विभाजन प्रावस्था, ये दो है। कोशिका द्वारा का विभाजन होता है, एक तो होता है विदलन विधि के द्वारा, एक होता है कोशिका पटलिका विधि के द्वारा। इसमें अंतर ये होता है कि जो विदलन विधि है, जो विदलन विधि है उसको अपन देखते हैं। विदलन के अंदर क्या होगा? विदलन में जो कोशिका है उसमें क्या होगा? ये देखिए, ये सेल है, ये कोशिका है, तो इसकी जो झिल्ली है ये अंदर की ओर खांच बनाएगी। सेम जो अपना एस्तरी कोशिका विभाजन था वही सेम है, ठीक है। तो ये ऐसे खांच के रूप में बढ़ती जाएगी और ऐसे ही केंद्रक भी दो भागों में बढ़ता जाएगा और ये ऐसे दो भागों में बढ़ जाएगी लास्ट के अंदर और अलग अलग कोशिका बन जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर खांच यहां से शुरू होती है, ठीक है, ये केंद्रक की ओर जाती है। खांच बढ़ती हुई कहां जाएगी? खांच बढ़ती हुई केंद्रक की ओर जाएगी, इधर जाएगी। खांच बढ़ती हुई केंद्रक की इधर जाएगी, ठीक है। लेकिन कोशिका पटलिका विधि के अंदर ये अपनी सेल है, ये सेल है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब कोशिका विभाजन होगा तो ये कोशिका विभाजन हो रहा है तो बीच के अंदर पट्टी बनेगी, ये वाली पट्टी बीच के अंदर, ठीक है। तो ये इधर बढ़ेगी और ये भी इधर बढ़ेगी, ठीक है। और लास्ट में दो भागों में कट जाती है, दो भागों में हो जाती है। ये कोशिका पटलिका विधि के द्वारा अक्सर पेड़ पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है और कोशिका विभाजन विधि जंतु कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी थोड़े थोड़े आपके हैं जो कि रीट से संबंधित हैं, रीट वाले मैं थोड़ा डेपली ले रहा हूं रीट वालों के लिए स्पेशली, वहां से क्वेश्चन इनके आता है। इंटरफेज, कोशिका विभाजन की पूरी तैयारियां इस प्रावस्था में ही होती है। इस प्रावस्था में राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, राइबोसोमल न्यूक्लिक अम्ल, इट्स मीन RNA, प्रोटीन, वह प्रोटीन आदि का संश्लेषण होता है। इसलिए इसे निर्माणकारी प्रावस्था क्या कहते हैं? निर्माणकारी प्रावस्था। क्वेश्चन कैसे बनेगा?
निर्माणकारी प्रावस्था है। इंटरफेज, प्रोफेज, सी मेटाफेज और डी एनाफेज। डी एनाफेज, तो आपका आंसर होगा इंटरफेज। निर्माणकारी अवस्था है, पहली है इंटरफेज, प्रोफेज और मेटाफेज, तो आपका आंसर कौन सा होगा? इंटरफेज। लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज करता है, यहाँ ए ऑप्शन में आपको एस प्रावस्था देता है, तब ये आंसर होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक साथ आएंगे क्योंकि एस प्रावस्था भी इंटरफेज का ही एक भाग है। इस प्रावस्था में गुणसूत्रों की प्रतिकृति होती है, उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। ठीक है, जैसे ही उसमें विभाजन होगा तो आगे वो दो भागों में बढ़ जाएगी, आधे आधे गुणसूत्र बढ़ जाएंगे उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है, उनकी प्रतिकृति होती है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? गुणसूत्र डीएनए के द्वारा प्रतिकृति होती है उनकी, क्योंकि गुणसूत्र का भाग डीएनए ही है। तो इस जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, इसकी प्रतिकृति होगी तो गुणसूत्र की प्रतिकृति हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन, ठीक है, केंद्रक विभाजन मैंने बताया था आपको 4 प्रावस्थाएं हैं। केंद्रक विभाजन की मैं आपको बता रहा हूं, केंद्रक विभाजन की 4 प्रावस्थाएं हैं। कितनी अवस्था है? 4 प्रावस्था है। पहली प्रावस्था कौन सी है? प्रोफेज। दूसरी प्रावस्था कौन सी है? मेटाफेज। तीसरी प्रावस्था कौन सी है? एनाफेज। और चौथी प्रावस्था कौन सी है? टीलोफेज। टीलोफेज, 4 प्रावस्थाएं। ठीक है, प्रोफेज पूर्वावस्था, आपको तो इंग्लिश में याद करना है भाई, ये पूर्वावस्था वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में आपको। कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत प्रोफेज अवस्था से होती है, अर्थात कोशिका वास्तविक विभाजन कहां शुरू होता है? समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था से, समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था से। इसमें गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं, आकार के अंदर छोटे हो जाएंगे और मोटे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। इस अवस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पूर्णतः लुप्त हो जाती है। समसूत्री कोशिका विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था है, समसूत्री कोशिका विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था है, ठीक है, इस समसूत्री विभाजन की जो लास्ट वाली अवस्था है टीलोफेज, ये दोनों इसमें उल्टा होती है। इसी प्रकार अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था है उसके जस्ट विपरीत है टीलोफेज। ठीक है, यहाँ पर केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है और वहां पर बनने लगती है। तो अपन देखते हैं, देखिए इसके अंदर इस अवस्था के अंत में केंद्रक व केंद्रिका झिल्ली गायब हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। जंतु कोशिका में तर्कु तंतु निर्माण हो जाएगा। तर्कु तंतु निर्माण नहीं होगा तो ध्रुवों की तरफ जो इसके गुणसूत्र हैं वो 2 भागों में बंटकर नहीं जाएंगे और कोशिका विभाजन नहीं होगा। मध्य अवस्था मेटाफेज, गुणसूत्र और अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगे, मोटे हो जाएंगे, स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड, डायाड बोलते हैं इसको, 2 क्रोमेटिड का निर्माण होने के कारण बाइवेलेंट डायाड बन जाएंगे। बाइवेलेंट 2, बाइवेलेंट ऐसे बन जाएंगे, ये बाइवेलेंट है। ठीक है, और इसका ये गुणसूत्र बिंदु है और यहीं आकर जुड़ते हैं तर्कु तंतु। तो यहां से कट होगा तो 2 तो इस ध्रुव की ओर जाएंगे और 2 उस ध्रुव की ओर चले जाएंगे। तर्कु तंतु सेंट्रोमियर भागों से जुड़ जाते हैं और उनको अपने ध्रुवों की ओर 2 भागों में बांटकर कोशिका विभाजन में 2 कोशिका का निर्माण कर देते हैं। अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, एनाफेज। एनाफेज यह समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी प्रावस्था है। यह समसूत्री विभाजन की यानी कि एनाफेज और प्रोफेज, ठीक है, वैसे दरअसल देखा जाए, ठीक है, तो सबसे बड़ी इसके अंदर माने
उसकी ऑल ओवर की कंप्लीट माने तो इंटरफेज है, इंटरफेज है सबसे बड़ी, और सबसे छोटी कौन सी है, एनाफेज है। इस प्रावस्था में सेंट्रोमियर में विभाजन हो जाता है और गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं और ऊपर जाके ध्रुवों की तरफ अलग कोशिका निर्माण करने लगते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं। इस प्रावस्था में अंतावस्था टीलोफेज लास्ट वाली PMAT, चार अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मैं बताया था ये जो प्रोफेज और ये टीलोफेज एक दूसरे विपरीत है। इस प्रावस्था में होने वाली प्रक्रियाओं की विपरीत क्रिया है। इस प्रावस्था में प्रोफेज प्रावस्था में होने वाली क्रियाओं की विपरीत प्रक्रिया होती है और कोशिका में दो केंद्रक बनने के साथ समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इसके बाद में ये पूरी होने के बाद में जस्ट उसके बाद में उसमें क्या होता है, पहले केंद्रिक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो जाती है। किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर। इसके अंदर बन जाएगी, इसके अंदर बन जाएगी, ध्रुवों की तरफ चले गए, ध्रुवों पर बन गई, केंद्रक बन गया, केंद्रक झिल्ली बन गई और केंद्रिका बन जाएगी। तो ऊपर की सेल एक अलग हो जाएगी, ऊपर की सेल यहाँ एक सेल बन गई और यहाँ एक सेल बन गई। इसके अंदर केंद्रक, केंद्र झिल्ली, इसके अंदर केंद्र और केंद्र झिल्ली, ये दो भागों में अपने आप बढ़ जाती है, सेल डिवीजन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद होता है कोशिका द्रव का विभाजन। कोशिका द्रव का विभाजन दो प्रकार से बताया था मैंने आपको, कोशिका विदलन विधि के द्वारा, विदलन विधि, दूसरी है कोशिका पटलिका विधि के द्वारा। कोशिका विभाजन की कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं। कौन कौन सी, विदलन विधि क्लीवेज, विदलन विधि क्लीवेज, और दूसरी कौन सी है, कोशिका पटलिका विधि के द्वारा, कोशिका पटलिका विधि के द्वारा। तो पहली विधि कौन सी है, विदलन विधि क्लीवेज, क्लीवेज, क्लीवेज। यह जंतु कोशिका में परिधीय गड्ढे के परिधीय गड्ढे के निर्माण के साथ शुरू होता है। कोशिका चक्र की G2 प्रावस्था में कोशिका के मध्यम परिधीय भाग में एक प्रोटीन वलय, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, ये प्रोटीन के दो प्रकार हैं, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। ये अपन पढ़ेंगे पेशी कंकाल तंत्र में, जो वहां पर एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन वहां पर पढ़ेंगे। वो बन जाती है। इस प्रोटीन में संकुचन से मध्य में एक गड्ढा धीरे धीरे गहरा होता जाता है और कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। मैंने आपको अभी इसमें समझा चुका, आप कैसे, ये सेल है, ये गड्ढा है, धीरे धीरे गहरा होता चला जाएगा, संकुचन होता है। कौन कौन सी, अब ये बात आएगी कि विदलन विधि में कोशिका का दो भागों में बंटना कौन सी प्रोटीन कारण होता है, एक्टिन और मायोसिन। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कोशिका विदलन विधि के द्वारा जब कोशिका दो भागों में बंटती है तो कौन सी प्रोटीन का उपयोग होता है, कौन सी प्रोटीन की उपयोगिता होती है, मायोसिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन। इनको अपन पढ़ेंगे कब, पेशी पढ़ाएंगे एकदम पेशियों के अंदर। ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये सेप मैंने बता दिया आपके, बढ़ता जाएगा और नेक्स्ट में ये दो भागों में अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, कोशिका पटलिका विधि। कोशिका पटलिका विधि पादप कोशिका के मध्य में गोल्जी बॉडी की सहायता से एक मध्य पटलिका मध्य भाग में धीरे धीरे बाहर की तरफ, देखिए मैं बताया था आपको कि कोशिका विदलन विधि में, विदलन में तो ये यहां से यहां जाएगी, अंदर की ओर खास बढ़ेगी अंदर की ओर, और कोशिका पटलिका विधि के अंदर पटलिका विधि के अंदर जो बीच से है, इसके अंदर गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। वो किसका काम करता है, मैं बताया पढ़ा, जब श्रावण काम करता, सीक्रेशन काम करता। मुख्य स्रावी अंग है गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम जिसके नाम थे, वो मुख्य स्रावी अंग है, मुख्य स्रावी ऑर्गन्स है। ठीक है, तो उससे यहां से इसके मध्य से ये झिल्ली, ये पट्टिका बनना शुरू होगी और परिधि की ओर आएगी यहां से। ठीक है, और ये दो भागों में पूरी इसको कर लेगी, फिर दो भागों में बढ़ जाएगी और यहां से खांच ये ऐसे बढ़ती जाती है, फिर बढ़ती जाएगी और लास्ट में दो भागों में बढ़ जाती है अपने आप। ठीक है भाई, तो ये है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पूछ सकता है कि समसूत्री विभाजन का महत्व, क्या महत्व, क्यों होना चाहिए।
समसूत्री कोशिका विभाजन क्यों होना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों होती है। ठीक है, ये नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, पहला है प्राप्त संतति गुणों में जनक के समान होती है, अर्थात विभिन्नताएं नहीं आती है, विभिन्नताएं नहीं आती है। जब गुणसूत्र समान होंगे, गुणसूत्र विभाजन होगा ही नहीं। ठीक है, 46 गुणसूत्र इसमें है सेल के अंदर, 1 से 2 बन गई, 46 उसके अंदर है। गुणसूत्रों के अंदर और क्रॉसिंग नहीं हुई। ठीक है, और क्रॉसिंग नहीं हुई, गुणसूत्रों का जो उनके भाग हैं उनका आदान प्रदान नहीं हुआ। जीन जो गुणसूत्र पहले थे वो इस पर है। ठीक है, पूरे पूरे 1 के 2 बन गए, हुबहू कॉपी बन गई। ठीक है, तो क्या संतति के अंदर आने वाले गुणों में भिन्नता आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो यह है प्राप्त संतति गुणों में जनक के समान, जो संतति बनेगी, ठीक है, वो जनक के समान बनेगी, उसके जनक के समान ही गुण पाए जाएंगे, उसके समान ही गुण होंगे। इस विभाजन से नवीन कोशिका का निर्माण होता है, जिससे जीवों में वृद्धि होती है। जीव अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए और जीव अपना विकास करने के लिए, ठीक है, उसका इस समसूत्री कोशिका विभाजन का उपयोग करते हैं। यहाँ उसका महत्व है, यहाँ उसका महत्व है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 के ऊपर। अनेक जीवधारियों में अलैंगिक जनन समसूत्रीय विभाजन द्वारा ही होता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, तो अपन यहाँ तो जनन पढ़ेंगे। मुख्य जनन तो 2 प्रकार का है, लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है, तो अलैंगिक जनन केवल समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही संभव है। ठीक है, तथा एक कोशिकीय जीवों में समसूत्री विभाजन ही जनन का एकमात्र साधन माना जाता है। जो एक कोशिका वाले जीव हैं, एक कोशिकीय हैं, उनमें जनन की विधि एकमात्र विधि कौन सी है, समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा उनमें जनन होता है, और जनन की निकला हुआ कोई विधि नहीं है। एक कोशिकीय प्राणियों में, यूनिसेलुलर प्राणियों में, यूनिसेलुलर प्राणियों के अंदर जनन की एकमात्र विधि कौन सी है, समसूत्री कोशिका विभाजन। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बना है कि एक कोशिकीय जीवों में जनन के लिए एकमात्र विधि है समसूत्री कोशिका विभाजन। इस विभाजन से शरीर की टूट फूट की मरम्मत होती है। जो कोशिकाएं मर जाती हैं, ठीक है, और जैसे शरीर के अंदर टूटती हैं नई कोशिकाएं बनती है, तो उनकी मरम्मत के लिए इस कोशिका से ही, इस कोशिका विभाजन से ही नई कोशिका निर्माण होता है, जिससे उनको रिप्लेस करती है, उनको प्रतिस्थापित कर देती है, किन डेड सेल को या टूटी फूटी कोशिकाओं को या मृत कोशिकाओं को। नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 5। इसके कारण समस्त संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहती है। मैंने बताया था कि 46, ठीक है, नहीं चेंज होगी। इसके समसूत्री कोशिका विभाजन के अंदर दोनों कोशिकाओं में, मात्र कोशिका में और संतति कोशिका में बराबर गुणसूत्र होंगे, और दोनों के गुणों में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों के गुण एक समान रहेंगे, गुणों में कोई भिन्नता नहीं आएगी। वो भिन्नता कहाँ आएगी, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में आएगी, और उसके अंदर गुणसूत्र आधे हो जाएंगे, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूनकारी विभाजन। अर्धसूत्री क्या बोलते हैं, न्यूनकारी विभाजन। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आया है कि न्यूनकारी विभाजन है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, ये नहीं है, नहीं तो असूत्री कोशिका विभाजन न्यूनकारी है और नहीं समसूत्री है। कौन सा है न्यूनकारी, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जीर्ण एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का नव कोशिका द्वारा प्रतिस्थापन समसूत्री विभाजन द्वारा ही होता है। तो अपन पीछे पढ़ चुके हैं। अपन नेक्स्ट चलते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, यह विभाजन केवल प्राथमिक oocyte अंडे की प्रावस्था है और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट शुक्राणु में होता है। ऐसा विभाजन जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र सेल की आधी रह जाती है, कैसा कहलाएगा, मियोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मियोसिस कहलाएगा। ये इंग्लिश में गलत है, मियोसिस, मियोसिस कहलाएगा। यह विभाजन केवल प्राथमिक oocyte तथा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में होता है। ऐसा विभाजन जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या मात्र कोशिका की आधी रह जाती है, इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं, स्ट्रासबर्गर ने सर्वप्रथम पादपों में, प्लांट सेल में, किसके अंदर, प्लांट सेल में इस विभाजन को खोजा था, इस विभाजन को खोजा था, और समसूत्री को एनिमल सेल में।
नेक्स्ट फार्मर व मुर्रे, ये दोनों वैज्ञानिक है। फार्मर और मुर्रे ने 1905 में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया, मियोसिस नाम दिया, ठीक है, मियोसिस नाम दिया। और इसका मियोसिस का अर्थ क्या होता है? मियोसिस, ये वाला मियोसिस जो ऊपर था ना, ये उसमें स्पेलिंग गलत थी। मियोसिस न्यूनीकरण, कम होना, मियोसिस न्यूनीकरण, कम होना, क्योंकि इसके अंदर जो संतति कोशिका है उसके अंदर गुणसूत्र मात्र कोशिका से आधे रह जाएंगे, न्यून हो जाएंगे, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन या न्यूनीकरण विभाजन भी कहते हैं। न्यूनकारी विभाजन या न्यूनीकरण विभाजन भी कहते हैं किसे? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को, ठीक है। क्या नाम है? मियोसिस। क्या नाम है? मियोसिस। 1905 में फार्मर और मुर्रे ने अर्धसूत्री विभाजन को क्या नाम दिया? मियोसिस। क्या नाम दिया? मियोसिस, ठीक है। इसका अर्थ कहता है न्यूनीकरण या कम होना, न्यूनीकरण या कम होना। अब देखिए कि मैं बताया था कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन सेकंड, उसके अंदर सेम जो चार्ट बनेगा, सेम जो तालिका बनेगी वो पीछे वाली बनेगी, सेम एज इट इज सेम बनेगी, ठीक है। लेकिन जो वहां विभाजन आया था केंद्र विभाजन, यहां दो प्रकार का आ जाएगा, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट के अंदर, प्रोफेज सेकंड मियोसिस सेकंड के अंदर, वही चार इसके अंदर, वही चार इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेज फर्स्ट है, जो मियोसिस फर्स्ट के अंदर है और प्रोफेज अवस्था है, उसके अंदर चार अवस्थाएं आती है, ठीक है। उसके अंदर चार अवस्थाएं आती है, वो अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि इस विभाजन में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है। 23 मनुष्य की बात करें तो ये मनुष्य की कोशिका है, ये मनुष्य की कोशिका है, इसके अंदर 46 गुणसूत्र है। जैसे ही इस कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो इसके अंदर 23, इसके अंदर 23, ठीक है। जोड़े नहीं कह रहा हूं भाई, ये 46 गुणसूत्र है, ठीक है। 23 इसमें, 23 इसमें, आधे हो गए ना। तो न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। युग्मक, ध्यान दीजिए, युग्मक क्या अंतर होता है? युग्मक, युग्मक और युग्मनज। युग्मक तो एन होता है, उसको बोलते हैं अगुणित, अगुणित। और युग्मनज जायगोट, ये 2n होता है, इसे बोलते हैं द्विगुणित, यानी कि उससे 2 गुना अधिक गुणसूत्र, द्विगुणित और अगुणित। युग्मक होता है n, अगुणित होता है, ठीक है। और युग्मनज होता है जायगोट बोलते इसको अपन इंग्लिश में, वो 2n होता है, द्विगुणित होता है, ठीक है। इस प्रकार अपने 2n बराबर मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र है, तो n बराबर कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। तो ये तो क्या है? युग्मक है, और ये क्या है? युग्मनज है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, ठीक है। इन दोनों के अंदर चार चार अवस्थाएं कौन कौन सी है? मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इसके अंदर भी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। इसके अंदर मियोसिस के अंदर अपन आएंगे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। यही अंतर होता है खाली दोनों के अंदर, ठीक है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन सेकंड के अंदर ये आ जाएगी, ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है ये। और अपना जो पीछे वाला था फर्स्ट वाला, इसके अंदर पीछे वाली आ जाएगी, ठीक है भाई। तो इसकी
लेकिन हमें इसके महत्व के बारे में जरूर पढ़ना है, महत्व के बारे में जरूर पढ़ना है। लेकिन इसमें अपन देखेंगे तो अर्धसूत्री किसको फर्स्ट के अंदर जो 4 प्रावस्थाएं हैं, पहली है प्रोफेज फर्स्ट। उस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर सबसे बड़ी वही होती है, पूरी कोशिका विभाजन में सबसे बड़ी अवस्था होती है मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था, सबसे लंबी अवस्था होती है। उसके अंदर 4 उप प्रावस्था पाई जाती है, उसके अंदर 4 उप प्रावस्थाएं पाई जाती है, इसलिए सबसे लंबी वही होती है। ठीक है भाई, तो अपन यहां चलते हैं। इसमें चारों प्रावस्थाएं समसूत्री विभाजन के समान होती है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व मैंने लिखा था आपको, मैंने अभी आपको 60 बताया था किसका, समसूत्री का, उसके समान ही होती है। PMAT प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज और एनाफेज, ये सारी चल जाएगी PMAT। अब PMAT नहीं रहा है, क्या होगा, PMAT हो गया। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ये किसमें होगी, ये फर्स्ट की होगी, अर्धसूत्री कोशिका फर्स्ट की होगी। और सेकंड लगा दो, ये वाला सेकंड आ जाएगा। इसका महत्व देखिए, यहां से क्वेश्चन उठता है, पीढ़ी दर पीढ़ी संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, निश्चित बनी रहेगी। गुणसूत्र की संख्या एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के अंदर निश्चित बनी रहेगी। और यहाँ पर जब गुणसूत्र की संख्या में न्यूनीकरण हो रहा है, ठीक है, गुणसूत्र में आपस में क्या हो रहा है, विछोद हो रहा है, एक दूसरे से वो क्याजमेटा के द्वारा उनमें क्रॉसिंग और हो रहा है, तो निश्चित है संतति है जो मात्र कोशिका से गुणों के अंदर भिन्न होगी। ठीक है, विभिन्नताएं उत्पन्न किस में होती है, अर्धसूत्री कोशिका में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, वैसे विभिन्नताओं होने के कारण अनेक भी है, अपन जैसे पढ़ेंगे आनुवंशिकता के अंदर म्यूटेसिस। ठीक है, तो वो अलग चीज है। तो यहाँ पर अपने विभाजन के द्वारा जो विभिन्नताएं आती है वो किस में आएगी, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में आएगी, क्योंकि ये कैसा है, न्यूनीकरण कोशिका विभाजन है। इसके अंदर जो गुणसूत्र हैं वो आधे आधे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए बनने वाली संतति और अपने मात्र कोशिका से गुणों के अंदर भिन्न रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। यहां देखिए कारण क्या है उसका, जीन विनिमय। जीन विनिमय, जब यहां पर गुणसूत्र 4 बनेंगे और ये चौथा गुणसूत्र, दूसरा गुणसूत्र यहां पर आके इनको ओवरलैप करेगा। ठीक है, इसका जो ये वाला हिस्सा है, इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये टूटकर तो इस पर चला जाएगा और ये वाला हिस्सा इस टूटकर इस पर आ जाएगा। तो इन गुणसूत्र का आपस में क्या हो गया, क्रॉसिंग और हो गया ना। इसका कुछ भाग तो इसके ऊपर, इसका भाग कुछ इसके ऊपर। ठीक है, इसका भाग जो इस भाग में जो जीन थे, इस भाग में जो जीन थे वो इसमें आ गए। ठीक है, और इस भाग में जो जीन थे इस वाले भाग में वो इसमें आ गए। तो जीनों का आदान प्रदान हो गया ना, विभिन्नता आएगी और नई जाति उत्पन्न होगी, अलग गुण वाली जाति उत्पन्न होगी। सर कहते हैं संतति में नए गुण उत्पन्न हो जाएंगे। जीन विनिमय कारण, क्या कारण है, जीन विनिमय किस में होता है, क्रॉसिंग ओवर के अंदर जीन विनिमय होता है। कारण संतति में आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो नई जातियों के विकास का आधार है। नई जाति कैसे उत्पन्न करें, जो अपन नई नई नस्लें जो उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, ये किस में कर रहे हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही की जा रही है। उनका जीन का आपस में क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर कराते हैं वैज्ञानिक। ठीक है, उनका जीन ट्रांसफर करते हैं, जीन ट्रांसफर से ही नई संतति जो अलग अलग उनके गुण होते हैं वही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। जीवों में लैंगिक चक्र पूर्ण करने के लिए यह विभाजन आवश्यक है। लैंगिक चक्र निश्चित है कि समसूत्री, अर्धसूत्री, पहले असूत्री, फिर समसूत्री, फिर अर्धसूत्री। लैंगिक चक्र पूर्ण करने के लिए ये विभाजन की लास्ट अवस्था है, सबसे इंपॉर्टेंट विभाजन है। कौन सा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन लैंगिक चक्र के लिए। अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। संततियों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित नहीं रह सकेगी जिसमें कोशिका में बहुगुणिता उत्पन्न होगी, जो पादपों के लिए उपयुक्त है परंतु जंतुओं के लिए सफल नहीं है। मैं आपको आनुवंशिकता पढ़ाऊंगा, वहां आपको रोग पढ़ाऊंगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये जो रोग होते हैं वो बहुगुणिता। ठीक है, बहुगुणिता यानी कि क्या होते हैं, 44 + XX कितने हो गए, 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र। ठीक है, ये तो सही है, अब कोई रोग नहीं है। लेकिन बहुगुणिता क्या हो जाएगी, 44 + XXX 47 हो गए ना, ये बहुगुणिता है और रोग आ जाएगा। अब इसमें रोग हो जाएगा, ऐसे नहीं अलग अलग हो जाएगी। ऐसे हो सकता है 44 + XY, एक Y और आ गया,
फिर ये 47 हो गया, ये नर में हो जाएगा, वो मादा में हो जाएगा। ठीक है, बहुगुणिता के कारण रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन पादप में नहीं होते हैं। प्लांट तो सेफ है, लेकिन क्या है, एनिमल के अंदर होता है, सफल नहीं हो पाते। एनिमल में अनेक रोग हो जाते हैं। किसके अंदर? एनिमल में। पादपों में इससे कोई रोग नहीं होते। बहुगुणिता, सुगुणिता, ठीक है, इससे कोई रोग नहीं होगे। हम वहां पर आनंद से पढ़ाएंगे, इनको डिटेल से एक एक करके लेंगे वहां से। ये बहुगुणिता कहां से आया है? आनुवंशिकता से ही वर्ड आया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। सफल नहीं हो पाते। अपन आज ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि जो मैंने आपको कोशिका विभाजन पढ़ाया है वो लगभग सभी को समझ में आया होगा। और जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, कोशिका विभाजन 3 प्रकार का है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, इनके महत्व देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आजकल जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो यही आ रहा है कि निम्न में से न्यूनकारी कोशिका विभाजन है, कौन सा है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है। ठीक है, उसमें होता है कि वह कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। पहला समसूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा असूत्री कोशिका विभाजन, तीसरा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, चौथा उपरोक्त सभी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है भाई, आज अपन इस क्लास को यहीं ड्रॉप करते हैं और नेक्स्ट अपना अच्छा टॉपिक लेके आ रहे हैं। और हमारे वीडियो आप देखते रहिए। फिर भी कोई आपको समस्या हो, कोई भी समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, लेकिन लाइक और शेयर करना न भूले। जय हिंद, जय भारत।